Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss the chapter number 1 that is named as The President of your particular book named as Democracy and Governance that is prescribed in your final year syllabus. सो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, डिस्क्राइब हिज पावर्स, प्रेसिडेंट इज नॉट अ रबर स्टैम्प, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इज वेकेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर, क्रिटिसिज्म ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, कैन द प्रेसिडेंट बिकम अ डिक्टेटर, वाइस प्रेसिडेंट एंड रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ओके, एंड रोल ऑफ प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ स्टेट. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कैसे किया जाता है ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनल हेड होता है. नॉमिनल हेड मीन्स नामात्र. ठीक है, नॉमिनल हेड है वो. पीएम और उसके कैबिनेट जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. ठीक है, आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए. इलेक्टेड कैसे किया जाता है, इसको इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इसको इलेक्ट किया जाता है. इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं दोनों के दोनों हाउसेस के. इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज के. ठीक है, अब क्या होता है, इनके जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं ना वो कैसे काउंट होते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए. अगर ये 500 से ज़्यादा आ रहा है तो 1 हम ऐड कर देंगे एमएलए में. ठीक है, अगर ये मान लो ये आ गया है 600 ऐसे मान लो, तो यहाँ पे आप 1 ऐड कर दोगे टोटल एमएलए प्लस 1 में, इस तरफ 1 ऐड कर दोगे. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट जाएंगे पावर्स. इनके पावर्स क्या हैं, रोल इन एग्जेक्टिव स्फेयर, लेजिस्लेटिव स्फेयर, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है. सबसे पहले आ जाती है इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स. सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, जब भी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को ना मेजॉरिटी मिल जाती है लोकसभा में तो पीएम बनता है. पीएम के पास जो है वो क्लियर मेजॉरिटी होती है लोकसभा में. ठीक है, और प्रेसिडेंट की एडवाइस के बाद ही पीएम जो है वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को. ठीक है, पीएम अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को. किस किस की अपॉइंटमेंट ये करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उसकी ये अपॉइंटमेंट करता है. इनके डिप्लोमेटिक पावर्स क्या हैं. ठीक है, इंडिया को ये फॉरेन अफेयर्स में रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और जो मेन एम्बेसडर्स होते हैं ना किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब एम्बेसडर जो है वो आपके बनाए जाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट ये करता है. ठीक है, एग्रीमेंट जो भी बनता है वो बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही बनता है. ठीक है, इसकी मिसलीनियस पावर्स क्या आ जाएंगी प्रेसिडेंट की, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ की जो है वो अपॉइंटमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देता है, और इन्फॉर्मेशन या किसी भी यूनियन अफेयर में कोई भी दिक्कत है उसकी इन्फॉर्मेशन ये रिसीव करने का जो है वो राइट रखता है. सेकेंड आ जाएंगी लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या आ जाएगा, जब पार्लियामेंट की फंक्शनिंग और फॉर्मेशन की बात आती है तो वो किसके हाथ में आती है, प्रेसिडेंट के हाथ में आती है. कोई भी बिल, ठीक है, जिसमें कि स्टेट की बाउंड्रीज़ की रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होगा या कुछ होगा, बाउंड्रीज फिर से रीऑर्गेनाइज करनी है, सीमाएं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही पास करेगा. फाइनेंशियल बिल्स भी जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट ही अप्रूव करेगा. जो पार्लियामेंट का न्यू सेशन और जो फर्स्ट सेशन होगा उसकी जो है वो बिगिनिंग भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा बाय हिज स्पीच. ठीक है, और कभी किसी भी टाइम पे ये पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकता है, कभी भी एडजर्न कर सकता है. ठीक है, और जितने भी बिल वगैरह हैं जो भी पार्लियामेंट में पास होने हैं उसका मैसेज भी ये देगा. ठीक है, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है. अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऑर्डिनरी लॉज उस सिचुएशन में काम नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डिनेंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट क्या कर देगा, ऑर्डिनेंस को इशू कर देगा. इसका मतलब क्या है कि जब एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, जब एक सेशन जो है पार्लियामेंट का वो सेशन में नहीं है तो उस वजह से क्या होगा, पार्लियामेंट में लॉज पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो क्या करता है, ऑर्डिनेंस को इशू कर देता है. नेक्स्ट है उसकी फाइनेंशियल पावर्स. फाइनेंशियल पावर्स आ जाएंगी, कोई भी बिल जो है वो लोकसभा में बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के इंट्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, हर एक ईयर की बिगिनिंग में क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो एक पूरा का पूरा एस्टिमेटेड इनकम बताता है. ठीक है, आने वाले साल की प्रेसिडेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मनी किस किस को, यूनियन को, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को. ठीक है,
और कंटिजेंसी फंड जो होता है इंडिया का, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल है प्रेसिडेंट का, ठीक है। और मनी किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है, किस तरीके से फंड्स लगाएगी, वो भी प्रेसिडेंट का कंट्रोल रहता है, ठीक है। फिर आ जाती है इसकी जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है। जो SC और HC लिखा है ना शॉर्ट में, इट मीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल पावर्स में प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो रिड्यूस भी कर सकता है किसी की पनिशमेंट को, पीपल की पनिशमेंट को, पोस्टपोन भी कर सकता है, ठीक है। अगर पर्सन को जेल की सेंटेंस मिली है कि जेल में चले जाओ, ठीक है, या उसने कोई फेडरल लॉ को जो है वो नहीं माना है, ठीक है। अब इसकी आ जाती है इमरजेंसी पावर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स इसकी आ जाती है 3, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 352 क्या है? इमरजेंसी, जब आपकी कोई वॉर या एक्सटर्नल अटैक हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया जाता है। सबसे पहले ये लगी थी 26 जून 1975 से लेकर 1977 तक, जब इंदिरा गांधी जो थे वो आए थे, ठीक है। अब 1 मंथ में जो है वो इसको भेजा जाता है, इस चीज़ को, कि भाई हमने इमरजेंसी ये करनी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। 22 मार्च 1977 में इस चीज़ को विड्रॉ कर लिया गया था। ये जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी ना इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत इसको विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों हाउसेस जो होते हैं ना, टोटल मेजॉरिटी, दोनों हाउसेस की टोटल मेजॉरिटी जो है वो 2/3 की वोट से अगर ठीक है, अगर 2/3 दोनों वोट्स मिल रहे हैं अगर इस चीज़ को कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगनी है दोनों हाउसेस में, तो फिर क्या होगा, लग जाएगी। लेकिन ये 6 मंथ्स के टेन्योर तक ही लगती है। अगर 6 मंथ से अबव चाहिए तो फिर दोनों हाउसेस से फिर से 2/3 की वोटिंग जो है वो करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या, ये 3 बार आज तक लग चुकी है, ठीक है। अब क्या था कि अगर लोकसभा जो है वो अगेंस्ट है इस चीज़ के, ठीक है, तो 14 डेज के अंदर अंदर उनको जो है वो पास करना पड़ेगा बिल, ठीक है, पास करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब 14 डेज के अंदर बिल पास हो जाएगा ना, उसके बाद ही इसको आप हटा सकते हो, उसके बाद ही इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज लगा दी कल हटा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। 14 डेज का टाइम लगेगा, ठीक है, उसके बाद ही जो है वो हटेगी, इसको हटेगी मतलब ये, ठीक है, फिनिश होगी। 356 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर मीन्स स्टेट इमरजेंसी। इसमें क्या होगा, अगर 2 मंथ तक पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है इसको, तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या था, इमरजेंसी पावर 352 में क्या था, जो एक्सटर्नल वॉर अटैक्स वगैरह की होती थी, कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें अगर 2 मंथ के अंदर अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी ये, ठीक है। 6 मंथ्स या 3 ईयर तक मैक्सिमम ये लग सकती है, ठीक है। अब अगर इसको 1 ईयर से ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, 352 डिक्लेयर करेगी स्टेट इमरजेंसी को, और इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट देगा कि अब इलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जब फाइनेंसेस की कमी पड़ जाती है तो क्या होता है, 2 मंथ में अगर एक्सेप्ट कर ले पार्लियामेंट इसको तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट हो जाती है। कैग जो है, ठीक है, ऑडिटर जनरल जो है, ठीक है, वो इन्फॉर्म करेगा इनको, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर डिक्लेयर करेंगे कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, और आज तक कभी ये इमरजेंसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट मोशन से रिमूव किया जाता है, ठीक है। इम्पीचमेंट मोशन क्या होता है, जो 1/4 टोटल मेंबर्स होते हैं ना, जितने हाउस में जो टोटल मेंबर्स होंगे ना, उसमें से जो 1/4 जो होते हैं ना मेंबर्स, वो सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। और ये सारे स्पीकर, जो मेन स्पीकर जो होता है उनकी सभा का, उसको देते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट से 14 दिन पहले देना पड़ता है ये साइन करके। आप 1/4 की मेजॉरिटी से इसको साइन करो और उसके बाद दे दो। उसके बाद क्या होता है, 14 डेज के बाद क्या होगा, 14 डेज के बाद क्या हो जाएगा कि एक वोटिंग होगी, उसमें 2/3 की मेजॉरिटी से जो है वो वोटिंग वो होगी। उसके बाद क्या होगा, फिर से 2/3 की मेजॉरिटी से जो है वो वोटिंग होगी। जब टोटल नंबर्स की वोटिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद दूसरे हाउस वाले भी 2/3 की मेजॉरिटी से पास कर देंगे। अब जब दोनों हाउसेज में 2/3 की मेजॉरिटी आ गई, तब प्रेसिडेंट जो है वो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। दोनों हाउसेज में 2/3 की मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1/4 की मेजॉरिटी, ठीक है, फिर वो स्पीकर को देंगे, फिर 2/3 एक हाउस में, 2/3 दूसरे हाउस में, उसके बाद ही हम प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि भाई वो क्यों नहीं कर पा रहा, वो अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट करे, ये उसके पास हक है।
अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन वैकेंट है, अगर प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है, अगर वो रिज़ाइन कर जाए या वो मर जाए या उसको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, जब तक उसकी सीट फिर से नहीं फिल हो जाती। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन बनेगा? चीफ जस्टिस जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो बनेगा प्रेसिडेंट। अगर वो भी नहीं है तो जो सुप्रीम जज होगा, सबसे बड़ा जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी वाइज ही बनेगा वो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो डिक्टेटर बन सकता है क्या? प्रेसिडेंट डिक्टेटर जो है, इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के खिलाफ हम इम्पीचमेंट लगा सकते हैं, इसलिए वो डिक्टेटर नहीं बन सकता। ठीक है, एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी? एनुअल बजट वगैरह को बताएगी। ठीक है, और कोई भी डिपार्टमेंट जो है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। इन 44th अमेंडमेंट में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकता जब तक कैबिनेट वाले ना बोल दें। ठीक है, अप्रूवल जब तक उसको कैबिनेट से ना मिले। नो प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल एट सेंटर, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगी? वो क्या करेगा? पार्लियामेंट को अपने हाथ में नहीं ले सकता, पावर को अपने हाथ में नहीं ले सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल कैबिनेट की उसको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसको क्या है, अपने अगर कुछ स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी, कुछ भी डिक्लेयर करना उसने इमरजेंसी में, उसको फिर भी कैबिनेट से पूछना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट इज़ नॉट ए रबर स्टैंप, प्रेसिडेंट रबर स्टैंप नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो हेड है इंडियन स्टेट का, फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का, उसको फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो रबर स्टैंप कुछ लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंगली चलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन के अकॉर्डिंगली चलता है। लेकिन 1989 के बाद रूल ऑफ प्रेसिडेंट बदल गया। ठीक है, हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन बना सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि वो हेड होता है कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। ठीक है, और वो एक स्पेक्टेटर, पैसिव स्पेक्टेटर नहीं, वो एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया एंड पाक मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस। ठीक है, तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाएगा रोल ऑफ प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट आपको पता है कि वो एडवाइस भी देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर वगैरह को भी वो एडवाइस देता रहता है। डिफरेंट स्टेज ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है इसका? तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इसको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ पे बताया गया है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952 में बताया गया है। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है, प्रोपोर्शनल मेथड का। ठीक है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगी रिटर्निंग ऑफिसर की। ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। जितने भी मिनिस्टर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाएगा एज एन असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज की वोटिंग को मैनेज करेंगे। उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन की नोटिफिकेशन को इशू किया जाएगा। ठीक है, जो कि 2 मंथ्स पहले ही जो है वो, जैसे मान लो कि अभी जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, उससे 2 मंथ पहले ही जो है वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, उसकी लास्ट डेट आ जाएगी फिलिंग की। ठीक है, इंस्पेक्शन की डेट आ जाएगी, विड्रॉ अपने नेम के विड्रॉ करने की लास्ट डेट आ जाएगी, और लास्ट में वोटिंग डेट आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि इनके पार्लियामेंट में जो वोटिंग होगी, पोलिंग कैसे होगी? जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो न्यू दिल्ली में करेंगे। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होंगे वो जो हर एक स्टेट की कैपिटल होगी वहाँ पे वोट करेंगे। ठीक है, वोटिंग प्रोसीजर क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। बैलेट पेपर दिया जाएगा, अपनी प्रेफरेंसेस भरेंगे प्रायोरिटी वाइज 1 2 3 करके। काउंटिंग होगी वोट्स की, जब काउंटिंग होगी वोट्स की, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन चूज़ करेगा डेट एंड टाइम जब वो वोट्स को काउंट करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? रिजल्ट की डिक्लेरेशन हो जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी देखी जाएगी, डिवाइड कर देंगे उसको 2 से और उसमें प्लस कर देंगे 1, तो इसका कोटा निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी ओथ टेकिंग हो जाएगी। फिर पार्लियामेंट हाउस में जाएगा, पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में जाएगा प्रेसिडेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट लीड करता है। चीफ जस्टिस वहाँ पे बैठा होगा। 3 पॉइंट्स बोलेगा वो मेनली, कि वेलफेयर करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और फेथफुल रहूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के इन रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टली पॉपुलेशन नहीं करती है इसको चूज़, पार्लियामेंट के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो है उसको चूज़ करते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद है इलेक्टेड मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव के, वो पार्टिसिपेट करते हैं
इलेक्शन में, तो मैंने आपको बता दिया उनका दिल्ली में होता है, और जो लेजिस्लेटिव वाले होते हैं उनका कहाँ पे होता है, अपनी अपनी स्टेट की कैपिटल्स में होता है उनका जो वोट करते हैं वो, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट, तो 5 साल का टर्म इनका फिक्स होता है, ठीक है। अब जो है वो क्या है, 15 इलेक्शंस जो है वो अब तक हो चुके हैं 2017 तक। अब तो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, तो इस तरीके से जो है वो आपने इसको लिखना है, और ये क्वेश्चंस हैं आपके, इंट्रोडक्शन वगैरह आपने अच्छे से बना लेनी है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके दे दिए जो आपने ज़रूर ही अपने आंसर में डालने हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।